असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसको कैसे असेस किया जाता है। बच्चे के जो डेवलपमेंट का असेसमेंट है वो उसके ग्रोथ के असेसमेंट की ट्रैकिंग से शुरू होता है। ग्रोथ के असेसमेंट में उसका वेट, हाइट और हेड का जो सरकमफरेंस है वो एज को करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, वो उसका जितना एज है उसके हिसाब से उसका वेट, हाइट और हेड सरकमफरेंस है कि नहीं। तो जो एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट है वो डेवलपमेंटल असेसमेंट के पैरेलली चलता है। तो जो ट्रैकिंग करते हैं हम, यानी कि जो उसकी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है अगर नॉर्मल जा रही है तो वो नॉर्मली डेवलप करने की उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से जो बच्चे का अपीयरेंस है वो कैसा है, ये ऐसे जो स्टेप्स हैं जो बिल्कुल जनरली फॉलो किए जाते हैं। एक बच्चे के अपीयरेंस में उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो दोनों झलकता है। जैसे अगर कोई सिंड्रोमिक बच्चा है तो उसके फेस को देख करके बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है उसके डेवलपमेंट के बारे में। नॉर्मल बच्चों से अलग दिखते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे का एक पिक्यूलियर फेसिस होता है, वैसे ही अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म के सीवियर केसेस देखेंगे तो जो बच्चे का अपीयरेंस होगा वो नॉर्मल बच्चे से डिफरेंट होता है। हेयर्स का जो कंसिस्टेंसी होती है वो डिफरेंट होती है, जो स्किन का टेक्सचर होता है वो अलग होता है, फेस का जो अपीयरेंस होगा वो डिफरेंट होता है। जो एनीमिक बच्चे होते हैं, सीवियर एनीमिया वाले जो बच्चे होते हैं, प्रोलॉन्ग एनीमिया है, परसिस्टेंट है, अगर बहुत दिन से चल रहा है, या कोई हिमोलाइटिक एनीमिया है, तो वैसे बच्चों का जो फेस होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसी जो बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से जो अपीयरेंस है बच्चे का वो डिनोट कर देता है, बता देता है कि उसके में कोई कमी है। और ये जितनी भी डिफिशियंसीज हैं या जो सिंड्रोमिक बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल नहीं होता। तो हम अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं, उसके वेट, हाइट पे ध्यान देते हैं, हेड सरकमफरेंस उसका जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं उस अपने पर्टिकुलर एज से, उसको ध्यान देते हैं। जो हेड सरकमफरेंस है उसका ग्रोथ, एक न्यूबॉर्न है उसका जो ग्रोथ रेट है, पहले के लेक्चर्स में भी हम लोगों ने देखा कि जो हेड सरकमफरेंस का ग्रोथ रेट होता है वो स्टार्टिंग के पीरियड्स में ज्यादा होता है और धीरे धीरे करते करते वो धीरे कम हो जाता है। जो मैक्सिमम हेड ग्रोथ है एंड कर जाता है, हेड का साइज जो एडल्ट के साइज तक अटेन कर लेता है लगभग 3 से 3.5 साल के एज में। यानी कि ये जो स्टार्टिंग का 3 साल का पीरियड है वहां पे जो हेड की ग्रोथ है उसको एसेस करना, देखना और ट्रैक करना ये जरूरी होता है। एक बच्चा पैदा हुआ तो लगभग 35.5 सेंटीमीटर के अराउंड उसका हेड सरकमफरेंस होता है, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते हुए और 3 साल तक जाकर के बढ़ता हुआ वो अपना जो एडल्ट साइज है उसको गेन कर लेता है। अगर इससे इतर कुछ हो रहा है यानी कि कम है या बहुत ज्यादा है तो ये दोनों क्या है वो डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे ही डेवलपमेंट को ट्रैक करने के लिए जो पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन है वो बच्चे का करना चाहिए, थॉरो एग्जामिनेशन करना चाहिए। हेड्स जो डिस्मॉर्फी है बॉडी का जो की जो मॉर्फोलॉजी है, ऐसा तो नहीं कि कहीं डिस्मॉर्फिक हो रहा है, जो उसका रेशियो है, प्रोपोर्शन है बॉडी का वो कैसा है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट जो बॉडी का है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर न्यू बॉर्न है तो उसका अपर सेगमेंट बड़ा होता है लोअर सेगमेंट से, 1.7:1। इसके पहले हमने बताया था कि ये नॉर्मल रेशियो होता है अपर और लोअर सेगमेंट का। 3 साल पे यही रेशियो 1.3:1 हो जाता है। और एडल्ट का जो रेशियो है अपर और लोअर सेगमेंट का यानी कि 1:1 वो लगभग 7 साल की एज में अचीव कर लेता है। तो जो सेगमेंट जो उसका ग्रोथ है वो अगर इससे अलग हो रहा है और जो एडल्ट का रेशियो है अगर वो अचीव नहीं कर पा रहा है तो वहां पे भी डेवलपमेंट में समस्या मिल सकती है। ऐसे ही हम जितने भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है उसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स दिए हुए हैं, पांचों डोमेन्स के अलग अलग बहुत सारे माइलस्टोन्स है, पर मंथ के माइलस्टोन्स दिए हुए हैं, पर कुछ माइलस्टोन्स बहुत कंसिस्टेंट होते हैं। आगे हम उनको देखेंगे कि उन कंसिस्टेंट माइलस्टोन्स पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे ही जो 1 साल के से छोटे के बच्चे हैं उनमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होता है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो कुछ टाइम के बाद डेवलप होती है ऐसी जो वर्बल हो, यानी कि वो बोल करके बता पाए, अपनी चीजों को बोल करके समझा पाए। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है जो उसके लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंटल डोमेन्स का इंडिकेटिव है, नॉर्मलसी का इंडिकेटर होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना,
उसकी पॉइंटिंग की हैबिट्स को समझना, वो इशारों से किस तरीके से बोल पा रहा है, अपनी चीज़ों को माँग पा रहा है कि नहीं। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, उनमें डेवलपमेंट को असेस करने का एक तरीका है। नियोनेटल रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं छोटे बच्चों में। कुछ एंगल्स हैं जिनका मेजरमेंट किया जाता है। विजुअल और हियरिंग असेसमेंट। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो डेवलपमेंट के असेसमेंट में काम आते हैं। कुछ कंसिस्टेंट माइलस्टोन्स हैं। जो चारों डोमेन्स थे, हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में देखा कि चारों डोमेन्स में से पर मंथ जो बच्चा डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स को अचीव कर रहा होता है, वो एक पाथ फॉलो कर रहा होता है। लेकिन उन सबको एसेस कर पाना और पॉइंट कर पाना हर बार बहुत वैसा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो जो कुछ कंसिस्टेंट माइलस्टोन्स हैं जिनको हमको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो उसका सोशल स्माइल, उसकी हेड होल्डिंग की कैपेसिटी, सिटिंग का और उसके स्टैंडिंग का। जो सोशल स्माइल है वो 2 महीने पे, जो हेड होल्डिंग है 3 से 4 महीने के बीच में आ जाना चाहिए। अपने से बैठने वाला जो कैपेसिटी है उसका, सिटिंग है वो 8 विदाउट सपोर्ट, वो 8 मंथ पे, और खुद से वो खड़ा हो जाए विदाउट सपोर्ट, तो वो 12 महीने पे। तो ये जो चारों माइलस्टोन्स हैं, ये कंसिस्टेंट माइलस्टोन्स हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते। इसी तरीके से हम असेसमेंट में नियोनेटल रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। हम कितनी बार डेवलपमेंटल डिलेस के अगर केसेस देखें, तो जितने न्यू प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं और जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस हैं, वो परसिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब जिनको डिसअपियर कर जाना चाहिए वो बने रहते हैं। नियोनेटल रिफ्लेक्सेस चैप्टर 3 जब नियोनेटोलॉजी पढ़ेंगे हम, तो उसमें डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि नियोनेटल रिफ्लेक्सेस का आना और उसका डिसअपियर होना, ये दोनों क्लिनिकली बहुत सिग्निफिकेंट होता है। जैसे पामर ग्रास्प, हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा था, माइलस्टोन्स में भी जो पामर ग्रास्प है, वो माइलस्टोन्स में आता है कि वो कब चीजों को अपने हाथ से पकड़ना शुरू कर देता है, ग्रास्पिंग शुरू हो जाती है। और जो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस में जो पामर ग्रास्प है वो डिफरेंट है। जो बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न है, तो जब हम उसके पाम को वो करते हैं, स्टक करते हैं, तो वहां पे टेंडेंसी होती है कि उसको होल्ड करने की, फिक्सिंग की टेंडेंसी होती है। ये टेंडेंसी लगभग 2 से 3 महीने पे डिसअपियर कर जानी चाहिए। ये जो रिफ्लेक्स है पामर ग्रास्प, अगर ये 2 से 3 महीने में डिसअपियर ना हो, तो बच्चे में जो फाइन स्किल्स वाला डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंटल डोमेन है, उसमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर जैसे ही वो किसी चीज का स्टिमुलस हाथ पे आता है, तो उसकी का जो नियोनेटल रिफ्लेक्स है वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो चीजों को फिस्टिंग करने लगता है, यानी कि मुट्ठी अपनी बंद कर लेता है। अगर यही चीज 3 महीने पे डिसअपियर ना हो, तो बाद में जो बाइडेक्स्ट्रस रीच है, मोनोडेक्स्ट्रस रीच है, इमैच्योर पिंसर और फिर मैच्योर पिंसर जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाते, यानी कि जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो जो रिफ्लेक्सेस हैं उनका डिसअपियर होना और टाइमली डिसअपियर होना नॉर्मल डेवलपमेंट के प्रोसेस में जरूरी होता है। वैसे ही हम रूटिंग रिफ्लेक्स देखेंगे। रूटिंग रिफ्लेक्स में बच्चे के कॉर्नर ऑफ माउथ पे अगर स्ट्रोक किया जाए, तो वो क्या करता है, अपना जो माउथ का एंगल है उस तरफ ले जाता है, मतलब अपने मुंह को उस चीज की तरफ ले जाता है। अगर हाथ से भी स्ट्रोक किया जाए तो अपने माउथ को उस तरीके तरफ घुमाता है। तो ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स है, ये बच्चों में होता है फॉर द सर्च ऑफ निप्पल। ये लेस प्रोमिनेंट हो जाता है 1 महीने में, और लगभग 4 से 6 महीने के बीच में इसको डिसअपियर कर जाना चाहिए। 4 से 6 महीने के बाद भी अगर ये परसिस्टेंट रहता है, तो वैसे बच्चे में जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज की का जो स्किल है, वो डेवलप होने में प्रॉब्लम होती है। आपको परमानेंटली वैसे बच्चों में ड्रूलिंग देखने को मिलता है। ड्रूलिंग का मतलब होता है सलाइवेशन, लगातार लार बहाना। जैसे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे में जो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस हैं वो परसिस्टेंट होते हैं। जिस टाइम पे उनको डिसअपियर हो जाना चाहिए था, उस टाइम पे वो डिसअपियर ना होकर के वो बने रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में कंसिस्टेंटली, मतलब परमानेंटली हमेशा क्या होगा, वो ड्रूल करते रहते हैं, उनमें सलाइवा फॉल करते रहता है। और जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज है, वो इसकी वजह से डेवलप नहीं कर पाता। मोरोज रिफ्लेक्स को भी लगभग 3 से 5 महीने के बीच में डिसअपियर कर जाना चाहिए। मोरोज जो रिफ्लेक्स है और स्टार्टल है, ये दोनों ऐसा होता है कि जब बच्चे को एक पर्टिकुलर पोजीशन से फॉल कराया जाता है, उस स्टिमुलाई पे बच्चा रिएक्ट करता है। या स्टार्टल रिफ्लेक्स भी साउंड लाइट से वो क्या होगा, क्विटेंस, वो एक बार से उसमें मूवमेंट आता है।
तो ये जो रिफ्लेक्स है, अगर ये डिसअपियर ना करे 3 से 5 महीने के बीच में, तो बच्चे में जो बाकी जितने डेवलपमेंट हैं चारों में उसमें प्रॉब्लम आती है। वो थोड़े से स्टिमुलस से क्या होता है, वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है। तो मोरोज रिफ्लेक्स का डिसअपियर करना भी 5 महीने के मतलब मैक्सिमम 5 से 6 महीना, उसके बाद नहीं, तो वहां तक उसको डिसअपियर कर जाना चाहिए। असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है, जो न्यूनेट है वो अपना जिस तरफ सर घुमाता है, जिस तरफ फ्लेक्स करता है, उस साइड का जो लिम्ब है, वो हाथ है, वो एक्सटेंड करता है। ये जो रिफ्लेक्स है इसको भी 3 महीने में चले जाना चाहिए। अगर ये 3 महीने पे नहीं जाता है तो बच्चों का जो ग्रॉस मोटर रोलिंग है वो उसमें प्रॉब्लम आती है। और एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स का जाना और टोनिक नेक रिफ्लेक्स का सिमेट्रिक टोनिक रिफ्लेक्स का आना, ये एक प्रोसेस होता है। तो एटीएनआर का अगर 2 से 3 महीने पे डिसअपियरेंस नहीं हो रहा है और ये परसिस्टेंटली बना रहे तो बच्चा फिर रोल ओवर नहीं कर पाएगा और आगे का जो प्रोसेस है उसके बैठने का, चलने का, ये सारा जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है इसमें प्रॉब्लम आती है। लैंडो रिफ्लेक्स का भी लगभग 1 साल में इसको चले जाना चाहिए। लैंडो रिफ्लेक्स में क्या होता है, एक बच्चे को अगर आप हॉरिजेंटली लेते हैं तो वो क्या करता है, अपने सर को उठाने की, एक बच्चे को आपने ऐसे पकड़ा, हेड ऐसे है और उसकी बॉडी हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, तो वो अपने हेड को उठाने की कोशिश करेगा, बैक पे आर्क बनाता है और लिम्स को एक्सटेंड करता है। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये लगभग 1 साल बना रहता है और फुल्ली पूरी तरीके से 3 साल पे इसको चला जाना चाहिए, डिसअपियर कर जाना चाहिए। अगर ये परसिस्टेंटली बना रहता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, इस रिफ्लेक्स का जो उद्देश्य है, ये होता क्यों है, जब ऐसे रिफ्लेक्सेस बने रहते हैं बच्चे में तो जो उसकी मसल्स है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। इस रिफ्लेक्स से क्या होता है, जब भी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है तो वो अपने बॉडी को एक्सटेंड करता है, स्ट्रेच करता है, तो जो मसल्स हैं वो क्या होंगी, वो डेवलप हो रही होती है, उसका जो ग्रोथ है वो और अच्छे तरीके से होता है। लेकिन 3 साल के बाद भी अगर ये ऐसा बना रहता है तो परमानेंटली सस्टेन होने की वजह से जो मसल का जो एक्सटेंशन है, खिंचाव है, अगर लगातार बना रहे तो वैसे बच्चे में क्या होगी, ये कंडीशन फिर स्पास्टिसिटी में डेवलप हो जाती है और वो पेनफुल भी हो जाता है, तो इसका डिसअपियर होना जरूरी है। पैराशूट रिफ्लेक्स, यही एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो 9 महीने पे आ जाना चाहिए और ये परसिस्ट करता है, मतलब लाइफ लॉन्ग बना रहता है, लेकिन इसका जो अपीयरेंस है वो टाइमली हो जाना चाहिए। पैराशूट रिफ्लेक्स में क्या होता है, अगर बच्चे को एक पर्टिकुलर पॉइंट से फॉल कराया जाए तो वो तुरंत अपने लिम्स को एक्सटेंड कर लेता है, पैराशूट की तरह फैला लेता है। ये एक सेफिंग मतलब अपने को बचाने की टेंडेंसी होती है और इसका अपीयरेंस लगभग 6 to 9 मंथ पे हो जाना चाहिए और ये पूरी लाइफ लॉन्ग बना रहता है। इस तरीके से हम जो डेवलपमेंट है नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, एक बहुत छोटे से बच्चे में एसेस कर सकते हैं नियोनेटल रिफ्लेक्सेस के द्वारा। डेवलपमेंट को एसेस करने के लिए कुछ एंगल्स हैं, उसको मेजर किया जाता है बॉडी में, उसे हम एमिल टीसन एंगल बोलते हैं। ये पैसिव मसल टोन को बताता है कि वो कैसा है। बच्चे को का जो मसल टोन है, अगर पैसिवली हम मूव कराते हैं तो उसके बॉडी में कैसा टोन बन रहा है, नॉर्मोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, इससे एसेस किया जाता है। इसमें एडक्टर एंगल, हील टू ईयर, पॉप्लिटियल एंगल, डॉर्सीफ्लेक्शन एंगल और स्कार्फ साइन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एमिल टीसन एंगल पे हम अलग से लेक्चर बनाएंगे और उसमें हम डिटेल में समझेंगे। इन मेजरमेंट से बच्चे के टोन के नॉर्मल होने का पता चलता है। तो ऐसे हम लोगों ने एक बच्चे में डेवलपमेंट को कैसे असेस करते हैं, उसमें ग्रोथ का, न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस का, एंगल्स का, हियरिंग असेसमेंट, विजन असेसमेंट, ये सारी चीजें जब नॉर्मल होती हैं, उसका जो अपीयरेंस है वो नॉर्मल होता है, तो हम बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से असेस कर पाते हैं इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। गुड बाय।